नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक विश्वव्यापी समस्या पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, आज चौथा दिन है रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई, और धीरे धीरे जैसे कि लड़ाई बढ़ती जा रही है, तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रही है। इसमें थोड़ा हमको चर्चा करना पड़ेगी। वास्तव में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए समाज में होने वाली प्रत्येक घटना, समाज में होने वाले प्रत्येक संबंध, क्रियाएं अध्ययन का विषय होते हैं। एक समाजशास्त्री मौलिक लेबर, उन्होंने युद्ध का समाजशास्त्र पे चर्चा की है। जी हाँ, सोशलॉजी ऑफ वार। वो कहती हैं, युद्ध का समाजशास्त्र के लिए मौलिक लेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र का एक उपक्षेत्र है, सब फील्ड है। युद्ध का समाजशास्त्र का ही एक क्षेत्र है जिसमें युद्ध के मैक्रो स्तरीय पैटर्न पे केंद्रित है। ये युद्ध वास्तव में क्या, इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। युद्ध राजनीतिक समूहों के बीच में होने वाला एक संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें बहुत कुछ उसकी आवृत्ति जो है शत्रुता पे रहती है। समाजशास्त्रियों ने युद्ध को प्रथा कानून के रूप में मान्यता प्राप्त एक संस्था के रूप में देखा है। समाजशास्त्री कहते हैं युद्ध भी वास्तव में एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो प्रथा कानून से मान्यता प्राप्त है। सैन्य लेखक जो होते हैं, मिलिट्री राइटर्स जो होते हैं, आमतौर पे युद्ध शब्द को शत्रुता तक ही सीमित रखते हैं। जो मिलिट्री से संबंधित लेखक हैं, जो मिलिट्री के बारे में लिखते हैं, उनका कहना है इस शब्द का, युद्ध का जो है, शत्रुता तक ही सीमित है। सैन्य, वास्तव में सैन्य अभियान, मिलिट्री जो होती है, सैन्य अभियान होते हैं, हस्तक्षेप, प्रतिरोध है। और समाजशास्त्री कहते हैं युद्ध एक अत्यंत सामाजिक घटक है, अत्यंत जटिल। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल फेनोमेना है। युद्ध को कुछ लोगों ने आपदा, एक सामाजिक आपदा भी माना है। हमारे यहाँ युद्ध बहुत हुए, शुरू से होते रहे। मार्क्स और वेबर ने तो अपने सिद्धांती संघर्ष के सिद्धांत दिए हैं। कार्ल मार्क्स का तो कहना था कि वर्गों के बीच में संघर्ष होता रहता है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने वर्चस्व के लिए। वेबर ने भी संघर्ष की बात की है, डैरेंडॉर्फ में भी संघर्ष की बात है। संघर्ष समाजशास्त्र का एक प्रमुख विषय है। युद्ध की बात अगर हम करें, युद्ध पे चर्चा करें, इतिहास में जाएं, तो पहले हमारे यहाँ युद्ध जो होते थे, धर्म आधारित युद्ध होते थे, धर्म के आधार पर युद्ध होते थे। 17वीं सदी तक आते आते व्यक्तिगत संप्रभुता के हित के लिए युद्ध होने लगे, जिसे नेपोलियन वार कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत संप्रभुता की बात होती है, व्यक्तिगत संप्रभुता के हित के लिए 17वीं शताब्दी में युद्ध होने लगे, जिसे नेपोलियन वार के नाम से जाना जाता है। एक और समाजशास्त्री है क्लॉजविट्ज, उनका कहना है युद्ध जो है विदेश नीति का एक तर्कसंगत साधन है। क्लॉजविट्ज जो कहते हैं, उन्हें यूक्रेन युद्ध और इस सब के बारे में तो बात नहीं है, लेकिन उसी से संबंधित है, पुराने युद्धों की बात करी थी। सोवियत संघ का जब 1991 में विखंडन हुआ था, और सद्दाम हुसैन के बार की बात की थी, इन सारे युद्धों की बात करके वो कहते हैं विदेश नीति के एक तर्कसंगत साधन है युद्ध। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका एक लॉजिकल मीन्स है ये, जिसमें प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए, क्लॉजविट्ज ने बहुत पहले कहा था युद्ध जो है विदेश नीति का एक तर्कसंगत साधन है, जिसमें प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। युद्ध वास्तव में बृहद पैमाने पर सशस्त्र संघर्षों को गले लगाना है। जो सशस्त्र संघर्ष होते हैं, कंडीशनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको गले लगाने की स्थिति। और आप देखेंगे अभी जो 4 दिन से चल रहा है यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, उसके पीछे भी मूल कारण यही है। 1991 में सोवियत संगठन का यूएसएसआर का विखंडन हुआ था। उसके बाद कई राज्य बन गए, कई देश बन गए। यूक्रेन भी अलग हुआ, रशिया अलग हुआ, क्रीमिया अलग हुआ, बेलारूस अलग हुआ, सब अलग अलग हो गए। लेकिन इसमें यहाँ पे पुतिन जो है, ये अपने आप को, पुतिन वास्तव में ताकतवर तो है, नो डाउट, महत्वाकांक्षी है और एक कुशल लीडर है, और वो यूक्रेन पे लगातार दबाव बना रहे थे। मैंने कहा ना, क्लॉजविट्ज ने कहा युद्ध विदेश नीति के एक तर्कसंगत साधन है, जिसमें प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुतिन पिछले 5-6 साल से लगे थे यूक्रेन पे कि आप हमारे साथ रहिए, और यूक्रेन जो यूरोपियन कंट्री का एक पुराना देश है, उस पे यूरोप
नेटो जो हैं देश, ये दबाव बना रहे थे कि तुम नेटो के सदस्य बनो। और पुतिन को लगता था, पुतिन सही सोच रहे थे कि अगर ये नेटो का सदस्य बन जाएगा तो वहाँ नेटो राष्ट्र जो है, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी और जर्मनी, ये सब आके वहाँ पे कर लेंगे, जो हमारे लिए आने वाले भविष्य में हमारी सत्ता को चुनौती देंगे। उस चुनौती से बचने के लिए वो यूक्रेन को लगातार दबाव बना रहे थे, और जब नहीं माना यूक्रेन तो उसने युद्ध छेड़ दिया। मौलिक क्लेवर जो कहती हैं युद्ध समाज का पार्ट है। मौलिक क्लेवर का कहना है युद्ध वास्तव में समाज का पार्ट है, जिसमें राज की संरचना और युद्ध के संबंध होते हैं। समाज हमेशा जो है, सोसाइटी, मौलिक क्लेवर कहती है समाज हमेशा वारफेयर, युद्ध के भय में रहता है। ये जो सरकार की राजनीति और की चाहत, इसमें इंटरेस्ट रहता है। युद्ध में हमेशा ये जो वार होता है, वार का सोशलॉजी वार कहता है, युद्ध का समाजशास्त्र कहता है, इसमें सरकार, जो भी राज होते हैं, सरकार होते हैं, उनकी राजनीति की चाहत, अपनी राजनीति को और एक्सटेंड करने की चाहत रहती है, इसका इंटरेस्ट रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध में हमेशा ध्यान रहता है कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस में हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन का अध्ययन करते हैं, वो हमेशा ध्यान देते रहते हैं कि युद्ध कब शुरू होगा और खत्म कब होगा। आपने देखा होगा कि राज व्यवस्था का भय दिखाया जाता है इसमें। राज अपनी व्यवस्था का भय दिखाता है। 11 सितंबर 2011 में युद्ध जो था, वो उसमें नए नए कंसेप्ट आए। 2011 11 सितंबर जो अमेरिका पे हमला किया था, वो कोई राजनीति नहीं कर रहा था, वो इंडिविजुअल हुआ था, नॉन स्टेट कंप्लेंट ग्रुप था उसमें। फिर अब अगर आप देखें 1976 में क्लाउज़विट्ज़ कहते हैं युद्ध वास्तव में राजनीति का विस्तार है। समाजशास्त्री क्लाउज़विट्ज़ कहते हैं, 1976 में उन्होंने लिखी थी एक किताब सोशलॉजी ऑफ वॉर, उसमें लिखा है युद्ध राजनीति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, जिसके केंद्र में त्रिपक्षीय संबंध होते हैं। बोले युद्ध जो राजनीति का विस्तार है, इसके केंद्र में सेंट्रल फोर्स में, इसका जो सेंट्रल होता है, केंद्र बिंदु होता है, इसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं, स्टेट, आर्म फोर्स और सोसाइटी, यानी राज, सेना और समाज। राज, सेना और समाज इसके बीच में होता है। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स भी बराबर कहते हैं युद्ध विदेश नीति का एक तर्कसंगत साधन है, उन्होंने भी संघर्ष की बात की है। चार्ल्स मोस्कोस ने तो सैन्य संगठनों का संस्थागत एक मॉडल भी दिया है, जिसकी सोशलॉजी ऑफ मिलिट्री जिन्होंने पढ़ा है उसमें आप देखेंगे चार्ल्स मोस्कोस का सैन्य संगठनों का संस्थागत मॉडल। उन्होंने सेना को संस्थागत सिद्धांत के रूप में बताया कि इसमें सेना में देशभक्ति होती है, मूल होते हैं, ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। इसका उन्होंने कहा कि युद्ध दार्शनिक भी होता है, कानूनी भी होता है, सामाजिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। रशिया की तरफ से आता है कि हमने इतने अड्डे तबाह कर दिए यूक्रेन के, हम यहाँ तक पहुंच गए। यूक्रेन जो है वो काउंटर इफेक्ट के करता है कि हमने 3000 सैनिकों को ले लिया है, अपने वीडियो दिखा रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम भगेंगे नहीं। मीड, अब एक समाजशास्त्री मीड है, हर्बर्ट मीड, उनकी बात करते हैं। मीड कहते हैं युद्ध के समाजशास्त्र में हमको मीड की थ्योरी यहाँ पे देखना पड़ेगी कि इन दोनों के बीच में, पुतिन और यूक्रेन के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके पीछे के समाजशास्त्री पहलू क्या है, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। तो मीड का जो 100 का सिद्धांत है, जो हमने पढ़ा है सेल्फ थ्योरी, तो कहते हैं मीड की समाज एक सामाजिक परिवेश है जिसमें सामाजिक समूह, संस्था, व्यक्ति, सामाजिक मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। समाज को उन्होंने पूरे समाज को एक सामाजिक परिवेश माना, जिसमें सामाजिक समूह भी होते हैं, ग्रुप भी होते हैं, संस्थाएं होती हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, सामाजिक मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज का अर्थ बताते हुए वो कहते हैं कि लगातार चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दिमाग और स्व से पहले, माइंड एंड सेल्फ से पहले आती है, समाज को वो कहते हैं। और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ समाज को ढोता है। मीड ने यहाँ तक कहा कि हर व्यक्ति, जो समाज का हर व्यक्ति अपने साथ समाज को ढोता है, अपने साथ समाज को लेके चलता है। मीड की जो थ्योरी है, सेल्फ थ्योरी, स्व का सिद्धांत, उसने कहा कि समाज में जो क्रियाएं होती हैं उनकी 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं, और इनके संबंध वो कहते हैं द्वंद्वात्मक संबंध होते हैं। इसी से हम समाज युद्ध के समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। मीड ने जो कहा है, पहला स्टेप क्रिया का उत्प्रेरणा, इम्पल्स का है, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे उसने इसको भूख का उदाहरण दिया कि भूख सत्ता विस्तार की भूख, मतलब भूख लगती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से पुतिन में भी अपने सत्ता विस्तार की भूख है। उस सत्ता विस्तार की भूख के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि जब माने नहीं, यूक्रेन माना नहीं, तो उसने
युद्ध छेड़ दिया। व्यक्ति तात्कालिक परिस्थितियों का इसमें आकलन करता है। जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं उनका आकलन करता है, अपने पुराने अनुभवों का आकलन करता है और भविष्य में क्या परिणाम होगा उसका भी पूर्वानुमान लगाता है। ये पहली उत्प्रेरणा जो है क्रिया की हमारी पहला स्टेप जो है इम्पल्स, इसके बारे में बीड़ने का। तो अगर आप देखें पुतिन ने भी, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ टूटा था, टुकड़े टुकड़े बिखर गया था, वो तो अभी भी बोलते हैं कि अमेरिका ने सोवियत संघ को खत्म किया है और उसी लिए वो उनका लक्ष्य, उनके बिंदु है कि मैं सोवियत संघ को फिर से एक साथ जोड़ना चाहता हूँ। और तात्कालिक परिस्थितियों का आकलन किया कि स्थिति क्या है कि धीरे धीरे रशिया को लग रहा था कि कई ताकतें बढ़ रही हैं नेटो के कारण, तो उन्हें अपने पुराने अनुभव का आकलन किया 1991 में क्या हुआ था और भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका, इसके आधार पे पूर्वानुमान करके वो जानते थे पुतिन कि युद्ध लंबा भी चल सकता है। नेटो के 30 देश मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे ऊपर सैंक्शन लगेंगे, प्रतिबंध लगेंगे, लेकिन फिर भी पुतिन हटे नहीं और युद्ध छेड़ दिया। अब क्रिया का मीड ने जो दूसरी अवस्था बताई है प्रत्यक्षीकरण की, परसेप्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं इसमें व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, क्रिया करते समय अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। देखिए पुतिन ने भी प्राथमिकता तय करी, यूक्रेन उनके दबाव में आ जाए, यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, ये उसकी प्राथमिकता थी। जब नेटो में शामिल होने के लिए माना नहीं यूक्रेन, उसका लगाव, उसका इंटरेस्ट अमेरिका यूरोप पे था, तो पुतिन ने उस पर अटैक किया यूक्रेन पे। ये प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है उसकी क्रिया का कि उसने अपनी प्राथमिकता तय करी थी, आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक। अभी भी देखिए पुतिन का स्टेटमेंट आ रहा है कि आप हमसे बात करिए, सरेंडर करिए। थर्ड स्टेप जो है क्रिया का मीड ने कहा है जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की बात करता है। उद्दीपन, उत्प्रेरणा, इंपल्स के प्रकट होने से प्रत्यक्षीकरण होता है। जब भी आप व्यक्ति किसी को कार्य करने के लिए उसके मन में उद्दीपन होता है, एक इच्छा जागृत होती है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण होता है और प्रत्यक्षीकरण उद्दीपन के कारण वस्तु के संबंध में जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। अब आप देखिए जोड़ तोड़ शुरू होने लगी ना। यूक्रेन पहले अकेला था, उसने दबाव बनाया, सारे देश अब एक साथ 28 से अधिक देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। वही रशिया वीटो पावर कर रहा है, रशिया को करना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही है, ये जोड़ तोड़ हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तरफ से कर रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से दबाव बना रहा है, जर्मनी अपनी तरफ से दबाव बना रहा है, रशिया के साथ जो जुड़े हैं, चाइना रशिया के साथ जुड़ गया। भारत तो पुराना सहयोगी है चाइना का, उसने देखिए तटस्थ रहा, उसने कहा वोटिंग नहीं करी। तो ये देखिए अब जोड़ तोड़ हो रहा है। पहली प्रक्रिया उत्पीड़न था, जिसमें सत्ता की भूख, सत्ता विस्तार की भूख थी पुतिन की, सत्ता विस्तार की भूख में उसने यूक्रेन को दबाव बनाना शुरू करा। प्रत्यक्षीकरण, उसने अपनी प्राथमिकताएं तय करी कि यूक्रेन पे उसने कहा कि आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारी प्राथमिकता है कि सोवियत संघ यूएसएसआर को फिर से हम जोड़े, जो 1991 में विखंडन हो गया। तीसरा आप देखिए, तीसरा स्टेप लड़ाई के बाद जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन हो रहा है। उद्दीपन आपका इंपल्सिस प्रकट हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, अब वस्तु के संबंध में जोड़ तोड़ शुरू हो गई। और चौथा मीट की क्रिया जो है, मीट के 100 के सिद्धांत में चौथी क्रिया का जो अवस्था बताता है वो है प्रतिफलन, प्रतिफलन, कंजम्पशन। वो कहते हैं सोच विचार के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्ति करता है। व्यक्ति जो भी प्रतिक्रिया करता है बहुत सोच विचार के करता है, और जब प्रतिक्रिया करता है तब उसकी क्रिया होती है। और ये चारों अवस्थाएं द्वंद्वात्मक रूप से आपस में जुड़ी हुई, इसमें डायलेक्टिक फॉर्म में ये लोग आपस में एक दूसरे जुड़े हैं। उत्प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, जोड़ तोड़ और प्रतिफलन चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए रशिया और यूक्रेन के मामले में सत्ता की विस्तार की भूख पुतिन को उत्प्रेरणा के लिए बात कर रही थी, उसने अपनी प्राथमिकताएं तय करी, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में देखिए प्रत्यक्षीकरण हो गया, उद्दीपन हो गया, तो अब जोड़ तोड़ शुरू हो गई और इसके बाद प्रतिफलन की बात हो गई, प्रतिक्रिया हो रही है। यूक्रेन ने पहले सबको देखा, लेकिन चौथा दिन आते आते यूक्रेन अब आक्रामक हो गया। उसने अपने यहाँ के कम से कम 2 लाख लोगों को पोलैंड, हंगरी में भेज दिया और इसके बाद उसने उसके बाद जितने भी एम्युनिशन थे, भले ही आम आदमी को चलाना आता हो नहीं आता, एक साइकोलॉजिकल वार लड़ना शुरू करा कि आप लोग लड़िए। वहाँ की महिलाएं गन लेके खड़ी हैं, लोग निहत्थे टैंक के सामने खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको कीव राजधानी में एंटर तो हो गए आप, लेकिन हम उसमें कब्जा नहीं करने देंगे। ये प्रतिफलन है, कंजप्शन है। यहाँ पे द्वंद्वात्मक रूप से चारों क्रिया आपस में जुड़ी रहती हैं। अब एक और साइकोलॉजिस्ट है फ्राइड। फ्राइड ने कहा कि व्यक्तित्व संरचना, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में 3 तत्व होते हैं।
युद्ध के समाजशास्त्र में मीट की थ्योरी पर ने चर्चा की। अब अपन फ्राइड की थ्योरी की बात करेंगे। वो जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की बात करता है उसमें बोलता है 3 एलिमेंट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, आईडी, इड यानी काम तत्व। बोलता है इड और ईगो में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इड यानी मन की अचेतन शक्ति है जो व्यक्ति को सुख प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। एक काम तत्व होता है, आईडी होता है, हर व्यक्ति के मन में होता है। एक अचेतन शक्ति है, चेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस पावर है, जो व्यक्ति को सुख प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये मिलेगा, व्यक्ति के मन में आता है कि मैं ये करूंगा तो मुझको ये आनंद आएगा। फिर इसी में उसका अहम तैयार होता है दूसरा तत्व, ईगो। ईगो वो शक्ति है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप मध्यस्थता कराती है। इसमें नैतिक अनैतिक मूल नहीं होते। मतलब जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो सोशल कंडीशन है, उसके अनुरूप व्यक्ति मध्यस्थता करता है अपने सुख को पाने के लिए। उसमें वो भूल जाता है नैतिक क्या नैतिक क्या है। पुतिन भी भूल गए। उनका ईडे काम तत्व जागृत हुआ कि मैं अपने सत्ता विस्तार करूं सुख प्राप्त करने के लिए, कि मेरा साम्राज्य, मैं वर्ल्ड पावर सबसे स्ट्रांग लीडर बन के उभरूं, अमेरिका, चीन, जर्मनी सबसे ऊपर आ जाऊं। और ईगो उनका जागृत हुआ कि वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए देखिए अटैक कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। वो जानते थे अपना, उनका यहाँ पे संघर्ष हुआ, ईडो और आईडी और ईगो के बीच में संघर्ष हुआ। उनकी सुख प्राप्त करने की प्रेरणा जागृत हुई। उस सुख प्राप्त करने की प्रेरणा में उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों से अपनी सर्वशक्ति के अनुरूप उन्होंने मध्यस्थता कराने के लिए युद्ध कर दिया। जानते थे मैं युद्ध करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का मेरे ऊपर दबाव आएगा, पूरा वर्ल्ड मेरे ऊपर। देखिए यूनाइटेड नेशन की 2 बार बैठक हो रही, एक हो चुकी है जिसमें निष्कर्ष नहीं लगा, रूस ने वीटो कर दिया, अब फिर कर रहे हैं। पूरे देश से यूक्रेन कह रहा सभी से कि युद्ध को खत्म कराया जाए। राष्ट्र सभी जगह के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति इसमें लगे हुए हैं। भारत से भी पुतिन ने बात की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी बात की है, जेलेंस्की ने, सब बात कर रहे हैं कि आप आगे आइए। अब यहाँ पे तीसरा तत्व जो है फ्राइड ने बताया व्यक्तित्व संरचना का, आईडी, इड, ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब हम अन्य व्यक्तियों से मिलते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। और ये सुपर ईगो जो है, अब आप देखिए जैसे जैसे जेलेंस्की मिलने लगे लोगों से, उनमें सुपर ईगो आने लगा, पराहम आने लगा, और उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। कहा जा रहा था सबसे कमजोर राष्ट्रपति है यूक्रेन का, एक कॉमेडियन कलाकार है, लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष करा ही नहीं है, लेकिन वो संघर्ष करके वो हार नहीं मान रहे हैं। और देखिए उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। कॉमेडियन एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में उभरा हो। पिछले 4 दिन से अपने से 4 गुना बड़े रशिया से, पुतिन से संघर्ष कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने कहा, जब उनको अकेला छोड़ दिया नेटो ने, उन्होंने कहा कि मुझको अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका ने कहा कि मैं आपको सशक्त बाहर निकाल लाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा। पर जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश को छोड़ के नहीं, मैं मरूंगा अपने देश के साथ। उन्हें मोटिवेट करा अपने देश के लोगों को। तो ये युद्ध का समाजशास्त्र में 2 थ्योरी चलती हैं, मीट का सेल्फ थ्योरी, स्व का सिद्धांत, और फ्राइड का व्यक्तित्व संरचना, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो आता है। जैसा कि क्लियर है, मौलिक लेवर कहते हैं युद्ध का समाजशास्त्र का एक उपक्षेत्र है, सब फील्ड है। यहाँ पे राजनीतिक समूह के बीच संघर्ष होता है। मौलिक लेवर ने कहा युद्ध जो है समाज का एक पार्ट है, उनने समाज का एक पार्ट माना, एक अंग माना, जिसमें राज की संरचना युद्ध में संबंध होते हैं। वो साफ कहते हैं, मौलिक लेवर कहते हैं राज की संरचना, जो भी राज का स्ट्रक्चर होता है, नेशन का स्ट्रक्चर होता है, और युद्ध के बीच में संबंध होता है। सोशलॉजी ऑफ वार कहता है सरकार और राजनीति की चाहत, हर सरकार में अपनी राजनीति, सरकार जो रहती है, सरकार अपनी क्रियाकलाप करती है, उसमें जो राजनीति की चाहत, उसमें इंटरेस्ट होता है। और इसी इंटरेस्ट के चलते राज व्यवस्था जो है हमेशा भय दिखाना चाहती है। और ये अपने युद्ध का राजनीति जो है, क्लाउज़विट्ज़ कहते हैं, युद्ध जो है राजनीति का विस्तार करना है, जिसके केंद्र में सिर्फ 3 संबंध होते हैं, स्टेट, आर्म फोर्स और सोसाइटी। ओवरऑल देखिए, स्टेट एक तरफ हो जाता है, आर्म फोर्स अलग हो जाता है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है सोसाइटी का। आज यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, सुरक्षित होना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद भी अगले 10 साल तक यूक्रेन को अपने पैरों पे खड़े होने में लंबा समय लगेगा, और वही हालात पुतिन के भी होंगे। इतना आसान नहीं है।
नुकसान जनता को होता है। युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होता, जीत इसमें किसी की भी नहीं होती है, दोनों पक्षों की हमेशा हार होती है। ये युद्ध का समाजशास्त्र मैंने आपके साथ आज रखा, क्योंकि ये 4 दिन से चल रहा था। मैं सोच रहा था कि इस पे कुछ समाजशास्त्री चर्चा की जाए, तो आज वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने युद्ध के समाजशास्त्र पे चर्चा की है, क्योंकि समाजशास्त्र का एक सब फील्ड है। सोशलॉजी ऑफ मिलिट्री भी है, उस पर बाद में चर्चा करूंगा। आज मॉलिक्यूलर के युद्ध के समाजशास्त्र पे चर्चा की है, क्योंकि क्लॉजविट्ज ने भी इसमें 1976 में काम किया था। मीट की थ्योरी की बात की मैंने, फ्राइड के व्यक्तित्व संरचना की बात की। आपको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। आज के लिए